करने पर भी भोजन की ओर मुड़ता है, पेशियों की निष्क्रिय कर देने पर भी घिसटता हुआ भोजन की ओर ही मुड़ेगा। गंध का कोई असर यहाँ पर नहीं होता है, ग्रहण केंद्र अगर उसको नष्ट कर दिया है तब भी वो भोजन की ओर ही मुड़ता है। ओके, तो थॉप ने ये कहा कि ये एक मिक्सचर है जिसमें कि आपका क्लासिकल कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इन दोनों को ये मिला जुला रूप जो है वो ये लर्निंग यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका ट्रायल एंड एरर लर्निंग हो जाता है। नेक्स्ट जो लर्निंग है आपका वो है लेटेंट लर्निंग या गुप्त या अव्यक्त अधिगम। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, गुप्त या अव्यक्त अधिगम या इसको लेटेंट लर्निंग जो है वो कहा जाता है। तो थॉप ने इसके बारे में ये कहा था कि एसोसिएशन ऑफ indifferent stimulus or situation without patent reward is called latent learning। मतलब क्या हुआ इसका, उन्होंने ये कहा कि अव्यक्त ज्ञान के अंतर्गत जंतु के लिए पुरस्कार का होना आवश्यक नहीं है, ये एक अलग प्रकार की लर्निंग है। और इसमें ये देखा गया है कि जंतु में इसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं, उसने जो चीज सीखी है किसी एक परिस्थिति में वो अभी हमें पता नहीं चल रहा है, और जंतु को भी नहीं पता है कि उसने वो चीज सीख ली है। लेकिन जब उस चीज की आवश्यकता होती है तब उसका उपयोग जो है वो कर लिया जाता है। जैसे मैंने आपको एक टी मेज का एग्जांपल दिया था, चलिए उस स्लाइड को वापस देखते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था टी मेज का। अब देखिए, मान लीजिए कि हमने क्या किया कि एक तरफ हमने भोजन रखा और एक तरफ पानी रखा, और हमने एक चूहे को खूब पानी पिलाया पहले, यानी कि वो प्यासा नहीं है लेकिन भूखा है। ठीक है, जब उस चूहे को हम इस मेज के अंदर छोड़ते हैं तो वो एक्सप्लोर करता है, पहले इधर जाएगा, देखेगा पानी पड़ा हुआ है लेकिन उसको प्यास नहीं लगी हुई है तो पानी नहीं पिएगा। फिर जब वो इधर आता है, इधर जाकर के और यहाँ भोजन मिल रहा है उसको तो भोजन कर लेगा। इस एक्सपेरिमेंट को एक दो बार दोहराया जाता है जिससे कि वो लर्न इसको कर लेता है। अब इस चूहे को भोजन खूब मिल गया है और जब इसको प्यास लगती है, ठीक है, तो हमने एक ऐसा चूहा लेते हैं जिसको कि वेल फेड रेट कहेंगे हम इसको, कि जिसको बहुत अच्छी तरह से भोजन करवा रखा है, लेकिन उसको कुछ समय के लिए हमने पानी से अलग रखा है कि उसको पानी नहीं पिलाया हमने, तब उसको प्यास लग रही है। ठीक है, तो जब इस चूहे को यहाँ पर छोड़ा जाता है, जिसने कि पहले इस मेज को लर्न कर लिया था कि भाई भोजन इधर रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि उसको प्यास नहीं थी तो उसने पानी नहीं पिया इधर, लेकिन जब उसको प्यास लगती है तब वो इस मेज में भोजन की ओर नहीं मुड़ेगा और सीधा पानी की ओर जाएगा। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि चूहे ने जब इस मेज को एक्सप्लोर किया था तब उसने ये जान लिया था कि पानी इधर रखा हुआ है और भोजन इधर रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि उस समय पर उसको पानी की आवश्यकता नहीं थी इसलिए वो पानी की ओर नहीं मुड़ रहा था। और हमें भी ये नहीं पता है कि चूहे ने ये सीख लिया है कि पानी इधर पड़ा हुआ है, और चूहे को भी नहीं पता है कि मुझे पानी की पोजीशन पता है। लेकिन जब उसको प्यास लगती है और उसको इस मेज में छोड़ा जाता है तो वो अपने उस पुराने ज्ञान के आधार पर सीधा पानी की ओर जाता है, जो इस चीज को शो करता है कि इसने ये चीज जान ली थी लेकिन हमें नहीं पता है और चूहे को भी नहीं पता है। इसलिए हमने इसको लेटेंट लर्निंग या गुप्त अधिगम जो है वो कहा है। तो हमने यहाँ पर कहा है इसको कि भूखे चूहे जो प्यासे नहीं थे को टी मेज में छोड़ा गया, और जिसमें एक और पानी और दूसरी ओर भोजन था, उसी चूहे को प्यासा रख करके मेज में छोड़ने पर वह सीधा पानी की ओर जाता है। तो उसने पिछले जो प्रयास किए हैं उसमें उसने पानी होने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और उसका उपयोग जो है वो उसने अब प्यास लगने पर किया था। ठीक है, तो कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो इसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग से अलग जो है वो मानते हैं, लेटेंट लर्निंग। जैसा हमने कहा कि थॉर्प ने जो है इसको लेटेंट लर्निंग का नाम जो है वो दिया था, क्योंकि जो ट्रायल एंड एरर लर्निंग है उसमें तो रिवार्ड होना जरूरी है तभी वो सीख पाएगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि उसको जब वो भूखा था और प्यासा नहीं था तब पानी उसके लिए रिवार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सीख लिया है कि
पानी जो है वो इधर रखा हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये ट्रायल और एरर लर्निंग से कुछ अलग प्रकार का ये होता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपका अंतर्दृष्टि अधिगम या इनसाइट लर्निंग। इसको प्रपोज किया था कोहलर और कोपका ने 1912 में। इसका प्रतिपादन जो है वो इनके द्वारा किया गया था। तो ये क्या कहता है कि ये दिस इज ए टाइप ऑफ लर्निंग or problem solving that happens all of a sudden through understanding the relationship of various parts of a problem rather than through trial and error। कि अगर एनिमल के सामने कोई परिस्थिति आती है तब उसका जो हल है वो उसको अचानक सूझ जाता है। इसमें वो ट्रायल और एरर नहीं करता है। जैसे हम कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जली, वही हमने यहाँ पर बताया कि एकदम हम उसके दिमाग में कोई बत्ती जलती है और उसको उसका कोई हल जो है वो मिल जाता है। तो इसको अंतर्दृष्टि अधिगम जो है वो कहा गया है। तो हमने अब तक देखा है कि हमने ट्रायल एंड एरर पढ़ा है, लेटेंट लर्निंग पढ़ा है और क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा है। इनके अतिरिक्त भी प्राणी को अपने जीवन काल में कुछ अधिक विकसित प्रणालियों को आवश्यकता होती है, जिसमें कि उसके सामने कोई नई समस्या जो आई है उस नई समस्या को वह अपने पिछले सीखे गए अनुभवों से उसको सॉल्व जो है वो करता है। तो इस चीज के लिए वैज्ञानिकों ने इनसाइट या अंतर्दृष्टि शब्द का प्रयोग जो है वो इसके लिए किया है। तो थॉप ने बताया कि इसमें कई सारे जटिल जो है व्यावहारिक प्रक्रियाएं हैं। जैसे पहली चीज है वास्तविक अनुकरण या ट्रू इमिटेशन। ट्रू इमिटेशन का प्रयोग थॉर्प के अनुसार वहां किया जाता है जब जंतु किसी अप्रायिक कृत्य की नकल करता है। ठीक है, अप्रायिक का मतलब क्या हुआ कि वो उसके लिए जरूरी नहीं है लेकिन वो उसका अनुकरण जो है वो कर रहा है। जैसे जो होमिनोइड्स हैं या जो एप्स हैं वो उनके सामने अगर अपनी छवि उनको दिखाई जाए मिरर के थ्रू तो वो उस चीज को सीख लेते हैं या उनको पता है कि ये मैं ही हूं। लेकिन आपने देखा होगा, आपने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि हम अपनी बाइक वगैरह कहीं खड़ी करते हैं तो जो चिड़िया हैं खास करके बेबलर वगैरह जो हैं वो उसको ये समझती है, वो जब मिरर के अंदर देखती है अपने आप को तो वो समझती है कि ये कोई दूसरा पक्षी है और वो उससे लड़ने का प्रयास करती है। अपने घर में खिड़कियों के ऊपर भी वो आकर के मिरर में अगर उनको अपनी इमेज नजर आ रही है तो वो उससे चोंच टकराती है, यानी उससे वो लड़ने का प्रयास कर रही है। यानी उनको ये पता नहीं है कि ये वही चीज है। और जो ट्रू इमिटेशन है उसमें आप जिस प्रकार की क्रिया करते हैं उसी प्रकार से, जैसे चिंपैंजी है उसके पिंजरे के सामने जाकर के अगर आप जिस तरह से मुंह बनाते हैं वो भी उसी प्रकार से इमिटेशन करने की कोशिश जो है वो करता है। दूसरा जो प्रकार उन्होंने थॉर्प ने इसके अंदर लिया वो है सामाजिक सुकरण, सोशल फैसिलिटेशन। जंतु ऐसा व्यवहार करता है जो उसके पूर्व की जाति के सदस्यों में पाया जाता है, अभी उसको उससे कोई रिवार्ड या पनिशमेंट नहीं मिल रहा है। जैसे उबासी लेना, आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा कि यदि ग्रुप में बैठे हुए हैं बहुत सारे, बहुत बार क्लास में होता है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक किसी को अगर उबासी आती है तो दूसरे भी सब जो हैं वो उबासी लेने लगते हैं। तो वहां पर उनको कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा है उससे, है ना। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये जो व्यवहार है उसकी जाति के सदस्यों में पूर्व में पाया जाता था। जो मुंह खोल करके और दिखाना में वो क्या है कि अपने उसको वो डोमिनेंस को प्रदर्शित करने के लिए अपने जो कैनाइंस हैं उनका प्रदर्शन जो है वो करते थे। एप्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे अंदर भी है। तो अगर किसी ने, एक एनिमल ने अपने वो कैनाइंस दिखाने का प्रयास किया मुंह खोल करके, तो दूसरे एनिमल भी उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए वो भी दिखाते थे कि नहीं देखो हम भी ताकतवर हैं इसके अंदर। लेकिन अब क्या हुआ है कि वो तो रिवार्ड हमारे लिए रहा ही नहीं मनुष्यों के लिए तो। लेकिन अगर किसी एक को उबासी आती है तो दूसरा भी जो है वो उसको भी उबासी जो है वो आने लगती है। ठीक है। तीसरा है कि जो लोकल एनहांसमेंट के कुछ उदाहरण हैं, स्थानिक समृद्धि।
जिसमें किसी एक जंतु के द्वारा कोई व्यवहार जब किया जाता है तो अन्य जंतु भी वैसा ही व्यवहार जो है वो करने लगते हैं। जैसे क्लोफर ने 1956 में देखा कि एक ग्रीन फिंच जो है वो इस चीज के लिए ट्रेंड हो गई थी कि उस जो फूड वो खा रही है उसमें कुछ अगर बिटर टेस्ट वाला होता है, यानी उसका बेस्वाद कुछ अगर खाने के लिए मिला उसको या कड़वा तीखा मिला, तो एक बार में वो इस चीज को सीख लेती है कि अब मुझे ये नहीं खाना है। लेकिन ग्रुप में जब वो जा रहे हैं और कोई एक ऐसी फिंच जिसने कि इस चीज को नहीं सीखा है, वो उसको ऐसे सब्सटेंस को खा लेती है, तो ये जो फिंच है जिसने कि सीख लिया था वो भी उस वस्तु को खाते देखकर स्वयं जो है वो गलती करने लग जाती है। तो कॉक्का और कॉलर ने इस बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं वो किए हैं। तो कॉलर ने क्या किया कि इसको सीखने के लिए उन्होंने चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किए, और ये बहुत फेमस हैं और आप भी जानते हैं इनके बारे में कि चिंपैंजी को एक पिंजरे के अंदर रखा गया और उसकी छत के ऊपर कुछ केले लटका दिए और उसके अंदर कुछ बॉक्स जो हैं वो रख दिए गए। तो चिंपैंजी पहले तो उन केलों को देखता है और उछल करके प्रयास करता है ले लूं मैं इसको, लेकिन जब वो नहीं ले पाता है तो फिर अचानक उसको इसका हल सूझता है और वहां पर रखे गए बॉक्स को वो एक दूसरे के ऊपर रख करके ऊपर चढ़ करके और केला जो है वो प्राप्त कर लेता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए आप यहाँ पर कि ये केला यहाँ पर लटकाया हुआ है ना, और इसके अंदर बहुत सारे बॉक्स जो हैं वो रखे हुए थे। तो यहाँ पर ये नहीं पहुंच सकता है, तो इसलिए इसने क्या किया, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा, फिर तीसरा बॉक्स उसके ऊपर रखा और फिर वो उसके ऊपर चढ़ करके और लेने का प्रयास जो है वो करता है। अगर बॉक्स नहीं है वहां पर तभी, जैसे मान लीजिए देखिए इस एक्सपेरिमेंट में देखिए अब एक लकड़ी का डंडा है, तो ये इस लकड़ी के डंडे के ऊपर चढ़ करके बैलेंस बनाते हुए केले को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से ये एक आपका बॉक्स का एग्जाम्पल है। तो इसने अपने पिछले अनुभवों से सीखा है कि अगर इनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो हम ऊपर की ओर जा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है, चिंपैंजी जो है वो दीमक और चींटी के बिल में सींग डाल करके उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकता है, जैसे हमने यहाँ पर भी दिखा रखा है। देखिए अब ये चिंपैंजी है और ये इसके अंदर ये डाल रखा है इसके अंदर। इसी तरह से चिंपैंजी के पिंजरे में एक स्टिक रख दी गई, बेंत रख दी गई और पिंजरे के बाहर जो है वो एप्पल रख दिया गया। तो वो पहले तो हाथ से उसको लेने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो दूर होता है तो वो उस स्टिक को पकड़ करके और उससे उस एप्पल को अपनी ओर खींच लेता है। इनका भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमने यहाँ पर ले रखा है। ये देखिए ये चिंपैंजी है और ये चींटियों को बड़े शौक से खाता है, दीमक खास करके उनको बड़े शौक से खाता है, लेकिन ये उनको ले नहीं सकता है। तो ये क्या करता है, एक स्टिक लेता है और इसके बिल के अंदर डालता है। तो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उनकी कि वो उसको ऑब्जेक्ट समझ करके उसके ऊपर चढ़ जाती है पूरी। तो फिर ये स्टिक को बाहर निकाल करके, जिस तरह से आप आइसक्रीम खाते हैं या कुल्फी खाते हैं, उस तरह से ये इन सबको अपने मुंह के अंदर लेकर के आसानी से खा जाता है। ये एक एप्पल वाला एग्जाम्पल है कि पिंजरे के बाहर जो है वो रखा गया था। तो इसमें देखिए आप, अगर डंडा छोटा है तब भी ये उनको एक दूसरे के अंदर फंसा करके जोड़ना भी सीख लेता है और फिर वो उस एप्पल को अपनी ओर खींच लेता है। तो ये एक इनसाइट लर्निंग का एग्जाम्पल जो है वो होता है। वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया है, कोशिश करेंगे हम इसको की पूरा कर सके। तो ये हो गया। और लास्ट जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो लर्निंग है वो है आपका रीजनिंग या तर्कण। तो ये जटिलतम है और सबसे उच्च प्रकार की है और ये केवल मानव और जो एप्स हैं, कपी हैं, उनके अंदर ही पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि पूर्व में अर्जित दो या दो से अधिक जो नॉलेज उसके पास में है उनको वो जोड़ करके एक नया व्यवहार करता है और निश्चित अपना टारगेट जो है उसको प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो इसमें 3 श्रेणियां हैं। एक को हम कहते हैं निगमनिक तर्कण या डिडक्टिव रीजनिंग। तो सामान्य अवधारणा जो होती हैं उसके सहयोग से विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना जो है वो तर्कण कहलाता है। जैसे एक उदाहरण लें यहाँ पर कि आपकी जो क्लास है वो बीएससी पार्ट 3 है और हम जानते हैं कि ये विज्ञान की कक्षा है, और जैसे कि अमन और आप सब भी इसी कक्षा के छात्र हैं, तो क्योंकि वो बीएससी पार्ट 3 का स्टूडेंट है इसलिए आपसे ये पूछा जाए कि वो किस स्ट्रीम में है, तो आप सीधा सा कहेंगे कि वो साइंस में है, क्योंकि वो बीएससी पार्ट 3 का स्टूडेंट है और बीएससी जो है वो विज्ञान का विषय है। ठीक है। तो एक सामान्य ये निष्कर्ष था कि बीएससी जो है वो विज्ञान है और
जो उस क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी विज्ञान के विद्यार्थी होंगे। दूसरा जो है वो है इंडक्टिव रीजनिंग, जहां पर कि हम एक विशिष्ट तथ्य से एक सामान्य निष्कर्ष जो है वो निकाला जाता है। तो जैसे एक बंदर के बच्चे को और अगर मनुष्य के बच्चे को एक साथ रख करके पालते हैं तो दोनों प्रारंभ में समान प्रकार की क्रियाएं जो हैं वो करते हैं, दोनों का मानसिक विकास समान गति से होता है। लेकिन जब मनुष्य का बच्चा जो है वो बोलने लगता है तो बंदर जो है वो बोल नहीं पाता है, तो मस्तिष्क के विकास की दृष्टि से वो पीछे रह जाता है। तो आपका जो पावर ऑफ स्पीच है उसकी वजह से हम इसके ऊपर आए हैं यहाँ पर। ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी आपके यहाँ पर कि ऑब्जर्वेशन, थ्योरी और इंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल प्रेरणिक निष्कर्षण में जैसे हमने लिखा कि विशिष्ट तथ्य से सामान्य निष्कर्ष जो हैं वो निकाले जाते हैं। ठीक है। तो हमने ये कहा कि पहले तो ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर एक सिद्धांत बनाएंगे और उससे रिजल्ट निकालेंगे। जैसे हम कहते हैं कि आई गेट टायर्ड इफ आई डोंट ड्रिंक कॉफी, कि मैं थक जाता हूं जब मुझे कॉफी नहीं मिलती। एक तो ये फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट है कि कॉफी जो है वो एडिक्टिव है। और जब हम ये कह रहे हैं कि आई गेट टायर्ड इफ आई डोंट ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी नहीं पीता हूं तो मैं थक जाता हूं, तो इसका जो प्रेरणिक तर्कण क्या होगा कि आप जो है वो कॉफी के एडिक्ट हैं, कि आप बिना कॉफी के कोई काम जो है ढंग से नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको कॉफी पीना जरूरी हो जाता है। तीसरा जो टाइप है इसका वो है मूल्यांकन तर्कण, या इसको हम इवेल्यूटिव लर्निंग जो है वो कहते हैं। तो इसमें किसी खास परिस्थिति की उपयुक्तता, कि वो उपयुक्त है या नहीं है, उसका उपयोग क्या है, उसका आकलन करके और मूल्यांकन तर्कण जो है वो किया जाता है। ये खास करके प्राइमेट में कॉर्टेक्स जब विकसित हुआ तब ये संभव हो पाया। जैसे कि शेर जो है वो शिकार करते समय प्राणी का चयन करता है। अगर उसको कम भूख लग रही है तो वो चूहे को नहीं मारेगा, है ना, उसको पता है कि इसमें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। या जैसे कोई शिकार जो है वो कितना दूर है और उसको पकड़ने के लिए कितनी एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी, और जो रिवार्ड मिल रहा है वो उस एनर्जी खर्च करने से अगर कम है तब वो उसको नहीं करेगा। तो ये उसको एनालाइज करता है कि जैसे उसके पास में से अगर कोई चिंकारा या हिरण जो है वो जा रहा है तो वो ये इवेल्युएट करता है कि क्या मैं इसको पकड़ सकता हूँ। तो ये उसको उस परिस्थिति का आकलन जो है वो करेगा। अगर वो उसके पास में है, अप्रोच में है, तो वो उसको आसानी से पकड़ जो है वो सकता है। तो एक और चीज आ जाती है हमारे यहाँ पर कि आनुवंशिकी और व्यवहारिकी की अवधारणा। तो ये क्या, बिहेवियरल जेनेटिक्स जो है वो एक नया ब्रांच जो है वो बना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो व्यवहार है उनके ऊपर आपकी आनुवंशिकी का क्या प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। तो जो रोथेनब्यूलर साइंटिस्ट थे 1964 में, उन्होंने ये देखा कि एपिस मेलिफेरा जो है आपकी मधुमक्खी जो है उसमें दो प्रकार के स्ट्रेन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एक को उन्होंने कहा कि ये हाइजीनिक है और दूसरा अनहाइजीनिक है। तो सफाई पसंद प्रभेद इनको कहा गया। इनके छत्ते में अगर कोई लार्वा जो है मर जाता है तो ये उस लार्वा के छत्ते का कोस्ट, जो उस छत्ते का जो कोस्ट जिसमें कि वो लार्वा मरा है उसको खोल करके और सफाई करते हैं। और एक दूसरा वो कि वो मर गया तो वो सफाई नहीं करेंगे उसकी, वो बंद है तो बंद ही रहेगा वो उसके अंदर। तो इसमें क्या किया गया कि इन दो प्रभेदों का क्रॉस जो है वो करवाया गया। इसमें जो रिसेसिव ट्रेट है ये आपका हाइजेनिक है, और जो आपका डोमिनेंट ट्रेट है वो नॉन हाइजीनिक है। इनका जब क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में हमें इस तरह से ये मिलेगा, ये नॉन हाइजीनिक हो गया। लेकिन जब हम इसका बैक क्रॉस करवाते हैं, जो आपका, जिसको हमने क्या कहा है उसको, प्रतीप संकरण, बैक क्रॉस। तो जो F1 जनरेशन का क्रॉस अगर इस हाइजीनिक के साथ में करवाया जाता है तो क्या होगा, ये देखिए आप यहाँ पर। तो इसके तो जो गैमेट बनेंगे वो U और R ही बनेंगे। देखिए यहाँ पर ये वाला जो है इसमें U और R गैमेट बनेंगे, इसमें 4 प्रकार के गैमेट जो हैं वो F1 जनरेशन से बनेंगे जो कि नॉन हाइजीनिक है। ठीक है। तो ये देखिए UR, कैपिटल UR,
कैपिटल यू स्मॉल यू कैपिटल आर और यू और आर, ये आपने जेनेटिक्स में पढ़ा है, सिंपल एक बैक क्रॉस है ये। तो इसको मिलाएंगे तो ये आपके पास जीनी कंपोजिशन आएगा, ये और ये मिलेंगे तो ये आएगा, और ये मिलेंगे तो ये आएगा, और लास्ट वाला ये इस तरह से आएगा। अब ये किस प्रकार के होते हैं, हाइजीनिक हैं या नॉन हाइजीनिक है? तो इसमें आप देखेंगे कि जो कैपिटल यू और स्मॉल यू आर आर ये अनहाइजीनिक है, ये कोस्ट को नहीं खोलते हैं और ना ही मरे हुए लार्वा को हटाते हैं। लेकिन अगर केवल एक जो जीन है वो डोमिनेंट है यहाँ पर, तो ये खुद तो कोस्ट को नहीं खोलते हैं, लेकिन अगर वो एक्सीडेंटली खुल जाता है तो उसके बाद मरे हुए लार्वा इनको नजर आता है तो उसको हटा देते हैं। लेकिन अगर दो स्मॉल यू हैं, दो कैपिटल आर हैं, तो ये कोस्ट को नहीं खोलते हैं और मरे हुए लार्वा को भी, ये एक्चुअली कोस्ट को खोलते हैं लेकिन मरे हुए लार्वा को नहीं हटाते हैं। और जो स्मॉल यू स्मॉल आर वाले हैं, ये हाइजीनिक हैं और ये कोस्ट को खोलते भी हैं और मरे हुए लार्वा को वहां से हटाते भी हैं। एक लास्ट आ जाता है आपका व्यवहार के उद्विकास की अवधारणा, कि इसमें इवोल्यूशन का भी समावेश जो है, जैसे कुछ जंतु जो हैं वो मिमिक्री करते हैं किसी दूसरे जंतु की, और एक है आपका अनुहरण या कैमोफ्लेज या छद्मावरण जो है वो इसे कहा जाता है। तो ये जो चीजें हैं, अनुहरण और छद्मावरण ऐसे व्यवहार प्रदर्शन है जो जंतु के स्वयं की रक्षा और जातीय विकास के लिए लाभदायक हुए हैं। इसी प्रकार से परोपकारिता जो है, एल्ट्रुसिज्म जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से आपका सामाजिक व्यवहार का विकास जो है वो हुआ है, उसमें वो जंतु जो है वो अन्य सदस्यों के प्रति सेवा और समर्पण भाव रखता है और स्वयं की इच्छाओं और उसके प्रजनन की जो खास करके इच्छा है उसको वो नहीं करता है। जैसे मधुमक्खियों में आपने देखा है कि केवल रानी जो है वही प्रजनन का काम करती है, दूसरे जो एनिमल जो हैं वो नहीं करते हैं। इसे परोपकारिता या एल्ट्रुसिज्म कहा जाता है, और इसी के कारण से सामाजिक व्यवहार का विकास जो है वो होता है। तो आज का जो थोड़ा सा लंबा हो गया है, ये कोशिश करेंगे इसको अपलोड करने की, नहीं होगा तो इसको 2 पार्ट में करके और कर देंगे। तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट ऑफ इथोलॉजी का जो चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है ये इथोलॉजी का, आपका ये पूरा हो जाता है। इसके बारे में हम बाद में आपको एक क्विज भी मैं उसमें दूंगा, तो उसको भी आप रेस्पॉन्ड करिए, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। ओके, थैंक यू।